कोरोना पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ दुनिया भर में मशहूर हार्ट और कार्डियोथोरेसिक सर्जन नरेश त्रेहन मौजूद हैं। डॉक्टर त्रेहन मेदांता अस्पताल के चेयरमैन हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं और क्योंकि कोरोना के बहुत सारे मामलों में हार्ट की दिक्कत पैदा होती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए ये आज हमारी कोशिश है कि ये सार्थक चर्चा हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएं और उनको फायदा पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर त्रेहन। मैं जानती हूं इस समय आप बहुत व्यस्त होंगे, लेकिन आपने ये समय निकाला अस्पताल के इस बिजी शेड्यूल से और हमारे उन करोड़ों दर्शकों तक फायदा पहुंचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार जी। डॉक्टर त्रेहन, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि अब ये जो कोरोना फैल रहा है, इसके बाद जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है मरीजों को, वो 7वें से 12वें दिन आ रही है और उसमें ज़्यादातर मरीजों को हार्ट की दिक्कत पैदा हो जा रही है। क्या ऐसा करें वो मरीज जो घर पर हैं कि उनको इस तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े? तो आप अगर जो संक्रमण की 3 फेजेस देखेंगे जी, तो पहले 5 से 7 दिन जो है वो तो वायरस मल्टीप्लाई होता है बॉडी में, जिसको हम रेप्लिकेशन फेज कहते हैं। उसके बाद जो है बॉडी उस वायरस के अटैक को रिस्पॉन्ड करती है, जिसकी वजह से जिसको साइटोकाइन रिस्पॉन्स कहते हैं। और साइटोकाइन रिस्पॉन्स जो है वो बॉडी में इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, वो क्योंकि वो लड़ाई में इन्फ्लेमेशन भी होगी। तो ये देखा गया कि हर ऑर्गन बॉडी का इन्फ्लेम्ड हो सकता है। तो इसीलिए हमने जब पहले देखते थे तो सिर्फ फेफड़ों में लगता था कि सिर्फ फेफड़ों को अटैक करता है, पर ऐसा नहीं निकला, क्योंकि जो स्टडी इटली में करी गई 50 ऑटोप्सी से, उससे पता लगा कि ये वायरस जो है ये किडनीज में भी मिला, लिवर में भी मिला और हार्ट में भी मिला और ब्रेन में भी मिला। तो अगर जो हम हार्ट का जिक्र करते हैं तो इसको भी आप 3 तरीकों से बांटेंगे। एक कि जिसको कोई हृदय रोग है ही नहीं, उनको जो ये ध्यान रखना है कि उनका हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर पे क्या असर पड़ा। हमने देखा गया है कि कईयों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कईयों का हार्ट रेट बढ़ जाता है, और उसको कंट्रोल में रखने के लिए हम दवाइयां देते हैं। तो खुद अपनी दवाई मत लें, अपने डॉक्टर से संपर्क करें। एक तो ये एक जगह है। दूसरे हैं जिनको ये पता है कि हृदय रोग है पर अभी हार्ट अटैक नहीं हुआ या अभी कोई ऑपरेशन या स्टेंटिंग नहीं हुई, उन लोगों के लिए जो उनकी रेगुलर दवाइयां हैं उसके साथ साथ हम ब्लड थिनर्स भी देते हैं, इस विश्वास से कि जो अगर जो उनका ये इन्फ्लेमेशन होगा और ब्लड क्लॉटिंग का खतरा बढ़ेगा तो उनको उस पीरियड के अंदर तो ब्लड थिनर, जैसे आजकल तो हम ओरल ब्लड थिनर भी यूज कर रहे हैं, तो इंजेक्शन लगाने की जरूरत उन्हीं को होगी जिनकी इन्फ्लेमेशन बहुत बढ़ गई है। जो माइल्ड और मॉडरेट केसेस होंगे उनको बाय माउथ भी दिया जा सकता है। तीसरे वो हैं जिनके अंदर स्टेंट्स लगे हुए हैं या बाईपास सर्जरी हुई है, उनके लिए हमें और भी केयरफुल रहना है। उनकी पूरी दवाइयां जो वो ले रहे हैं उसको रिव्यू करना है, एंटी प्लेटलेट ड्रग्स देने हैं और उनको हेपरिन या जो मैंने ओरल बोला है जिसको एलिक्विस कहते हैं, वैसी दवाइयां देनी है, जिससे उनकी टेंडेंसी जो है जो बॉडी में पैदा हो सकती है इस इन्फ्लेमेशन से कि इनमें क्लॉटिंग ना हो, वो प्रिवेंशन के लिए दी जाती है। तीसरी बात यह है कि अगर जो आप उन पेशेंट्स को सांस फूलने लगे, जैसे आपका हार्ट लगे कि बहुत ज्यादा बीट कर रहा है, और जब आप पल्स ऑक्सीमीटर लगाते हैं तो उसमें ऑक्सीजनेशन और उसमें पल्स रेट भी आता है। अगर जो पल्स रेट ज्यादा है तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि इसके लिए दवाइयां हैं जिससे उसको कंट्रोल किया जा सकता है। पल्स रेट कितना हो तो उसको ज्यादा कहा जाएगा? तो नॉर्मली जो है ये 70 और 80 के बीच में होता है। ठीक है। अगर जो ये 90 को क्रॉस करता है, और क्योंकि एंग्जाइटी भी है लोगों को, बहुत एंग्जाइटी की वजह से भी हार्ट रेट बढ़ जाता है, पर अगर जो 90-100 को क्रॉस करता है तो फिर हमें थोड़ी चिंता होती है। उस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि अपने डॉक्टर से संपर्क रख ले कि ये कैसे है, एट रेस्ट कितना है, और जब आप चलते हैं या थोड़ा सा जैसे कोई सीढ़ी चढ़ेंगे तो क्या आता है, उससे हमें आइडिया हो जाता है कि कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। क्योंकि रेस्टिंग हार्ट रेट जो होता है वो नॉर्मली 10-15 बीट कम होता है जब बनस्पत जब आप अपनी कुछ भी वॉकिंग वगैरह कर रहे हैं। तो इसीलिए दोनों को देखते हुए
और ऑक्सीजनेशन को देखते हुए उचित दवाइयां दी जाती हैं। तो ये कहना जरूरी है कि मोस्ट ऑफ द लोग जो हैं जिनको संक्रमण होगा उनको या तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा हार्ट पे या माइल्ड होगा। बट जो हमने अब देखा है, जो इस वेव में आ रहा है कि बहुत सारे यंग लोगों को जिनको पहले कोई हिस्ट्री भी नहीं थी, जिनका पाया भी नहीं गया कि उनके हार्ट में कोई प्रॉब्लम थी पहले, ये वायरस ने बहुत सीवियर मायोकार्डाइटिस पैदा किया जी। उसकी वजह से उनके हार्ट की पंपिंग जो है वो बहुत नीचे आ गई और कई लोगों की, युवाओं की मृत्यु हमने देखा है, क्योंकि लोग हमें टेलीफोन करते हैं और हॉस्पिटल से भी, क्योंकि हमारे पास वो स्पेशल मशीन है जिसको एक्मो कहते हैं, जो लीडिंग सेंटर्स में मिल जाती है। तो जब रिक्वेस्ट आती है कि इस पेशेंट को एक्मो की जरूरत है, तो जब हम हिस्ट्री देखते हैं तो ये बड़ी सरप्राइज की बात है कि हमने जो नॉर्मल बच्चे हैं 23, 25, 30 साल, 32 साल, उनको इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ा है हार्ट के ऊपर कि उनकी पंपिंग 20-25% रह गई। और इसीलिए ये हमें दिमाग में रखना है कि इस वायरस से हार्ट को भी इफेक्ट पड़ सकता है और हर वक्त हम चौकन्ना रहे कि किसी को साइंस लग रहे हैं, चेस्ट पेन हो रहा है, सांस फूल रहा है, जो बियॉन्ड आपके लंग्स में कोई ज्यादा असर नहीं पड़ा, पर आपका हार्ट, आपको बहुत सारी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, धड़कन बढ़ रही है, तो अपने डॉक्टर से इमीडिएटली संपर्क करें। डॉक्टर त्रेहन, एक और जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए सर। नहीं, मैं ये बताना चाहता था कि होम मॉनिटरिंग के लिए अब एक डिवाइस है जिसको अलाइव कोर कहते हैं, हमने शुरू किया है मेदांता में, जिसमें एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसको आप अगर जो पकड़ेंगे और उससे आपका कार्डियोग्राम हमें मिल जाएगा। तो हमारे कमांड सेंटर में वो कार्डियोग्राम आ जाता है। हाँ। उससे ये पता लग जाता है कि कार्डियोग्राम में कोई चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं। इससे होम मॉनिटरिंग भी हो सकती है। ये बहुत बड़ी जानकारी, और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर त्रेहन, जो कि जाना माना नाम है हार्ट के फील्ड में, हार्ट सर्जरीज के नाम में, उनका कहना है कि एक अलाइव कोर एक इंस्ट्रूमेंट है छोटा सा, अगर घर बैठे आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो मेदांता अस्पताल में उनको वहां पर आपका वो पूरा रिकॉर्ड मिल जाएगा, जिससे डॉक्टर आपको सही सलाह दे पाएंगे। डॉक्टर त्रेहन, मेरा अगला सवाल ये है आपसे कि अब ये कहा जा रहा है बहुत से, मैं इस लेमेंस की लैंग्वेज में इसलिए आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि वो दर्शक जो डॉक्टर नहीं है, जो जिनके घर पे कोई कोरोना का पेशेंट है, ब्लड थिनर जब वो उसको दे रहे हैं, तो लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि ब्लीडिंग हो जा रही है ब्रेन में, यानी ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन हैमरेज हो जा रहा है। क्या ब्लड थिनर अगर सही क्वांटिटी में या सही प्रिस्क्रिप्शन पे नहीं ली जाएंगी तो कोई ऐसा साइड इफेक्ट, या ये सिर्फ कोरोना का असर है? नहीं, देखो, जो हम डोसेज देते हैं, जैसे जो इंजेक्शन से देते हैं, वो लो मोलिकुलर वेट हेपरिन है जी। वो स्किन के नीचे दी जाती है और उससे बहुत अनलाइकली है कि ब्लीडिंग हो। पर अगर जो उसके साथ साथ किसी का ब्लड प्रेशर बहुत हाई चला जाता है और कोई आर्टरी बर्स्ट करती है तो ब्लीडिंग बढ़ सकती है। ये उसका रिस्क हो सकता है। पर अब जो हम डोसेज दे रहे हैं वो इतने छोटे हैं कि उसकी वजह से ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए जी। बट कोरोना का हमने देखा है कि कई लोगों को स्ट्रोक हुआ, कई लोगों को इंट्रासेरिब्रल ब्लीड हुई, सबड्यूरल ब्लीड भी हुई। तो ये मैंने जैसे पहले बोला कि ये अब रियलाइजेशन हमें आई कि ये जो वायरस है, ये कोविड-19 जो है, ये ना ही कि सिर्फ फेफड़ों को अफेक्ट करता है, हर एक ऑर्गन को करता है। आप देखेंगे ब्रेन के भी कई लोगों को तकलीफ हुई, लिवर फंक्शन भी बहुत डिटीरियोरेट हुए, लोग किडनी फेलियर में चले गए। हमने मेदांता में बायोप्सी करी किडनी फेलियर के पेशेंट की कोविड में, तो हमें बहुत तादाद में उसमें वायरस पाए गए। तो इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि ये वायरस हर एक जो हमारा ऑर्गन है बॉडी में उसको अफेक्ट कर सकता है। और मोस्ट वल्नरेबल जो है वो है फेफड़े, लिवर, किडनी, हार्ट और ब्रेन। ये 5 मेजर ऑर्गन्स हैं जिसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा है। और इसके लिए हमें शुरू से ध्यान रखना है कि अगर जो कोई अर्ली साइंस दिख रहे हैं तो उसका उसी टाइम ट्रीटमेंट किया जाए।
बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर त्रेहन, एक कोलेस्ट्रॉल की बात हो रही है, क्या जिन लोगों को कोरोना नहीं हुआ है या कोरोना के वो इस समय मरीज हैं और अगर वो अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराएं तो क्या ये जो हार्ट में जो एब्नॉर्मेलिटी देखने को मिल रही है इससे कुछ बचा जा सकता है? कुछ कनेक्शन है या ये वायरस अपना काम करेगा चाहे आप कितने भी फिट और स्वस्थ हेल्दी क्यों ना हो? क्योंकि बहुत सारे ऐसे युवाओं की मृत्यु का मामला सामने आया है जो जिनके ऊपर कोई फैट नहीं है, बिल्कुल हार्ट एंड हेल्दी, लेकिन अचानक हार्ट फेल हो गया। हाँ, आपने ये देखा है, आपने खुद भी देखा है, आपके कॉलीग्स जो है जी, बहुत सरदाना जी, उनका भी ऐसे ही देहांत हुआ। ये तो एकदम शॉक लगा हम सबको। पर मेरे को ये जो है, ये कई बार कॉल्स आई हैं कि छोटे बच्चे 23, 25, 30 साल के बच्चे, उनको का भी हार्ट फंक्शन 20-25% हो गया है और उनको आर्टिफिशियल, जिसको हम एक्मो कहते हैं, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेटर, उससे हम उस पीरियड को पार करने की कोशिश करते हैं कि ये जब दवाइयों से जो इन्फ्लेमेशन है वो कम हो जाए तो हो सकता है रिकवरी हो सकती है। पर ये बहुत ही भयंकर बात निकली है। ये सेकंड जो दूसरा दौर आया है, ये पहले दौर से ज्यादा भयंकर है। इसीलिए मैं हर वक्त वार्न करता हूँ। इसकी ट्रीटमेंट क्या है? प्रिवेंशन। पहला काम तो है प्रिवेंशन, कि आपको संक्रमण हो ही नहीं, वो लगे ही नहीं। तो इसका मतलब आप अगर जो बहुत सारा एहतियात यूज करेंगे इस वेव की वजह से, तो आपको जो ये तो आप समझ रहे हैं कि सबको सेम बात बताई गई है अबाउट मास्किंग, डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन, वो तो बिल्कुल अपनानी है, आपको डबल अपनानी है। पर आप ये देखेंगे आज के दिन, जो पिछली दौर में ये युवा को विश्वास था कि हमें हो जाएगा, हम निकल जाएंगे, हमें कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, वो गलत निकली है इस वेव में। तो हमें ये बात पूरे दिमाग में रखनी है। अब आप देखेंगे कि आप लोग हैं, डॉक्टर लोग हैं, पैरामेडिकल पर्सनल हैं, हम तो फ्रंट लाइन पे हैं ही, क्योंकि आप लोगों को भी बाहर जाके करना है जी। अब जल्दी से जल्दी सबकी वैक्सीनेशन हो जानी चाहिए कि प्रोटेक्शन मिले, क्योंकि जो वैक्सीनेशन से ये पता लग रहा है कि जिनको होगा भी वो माइल्ड होगा। आज के दिन डॉक्टरों को भी, बहुत सारे डॉक्टरों को 2 डोज लगने के बावजूद भी हुआ है, पर एक भी को वो हॉस्पिटलाइज नहीं करना पड़ा, क्योंकि उनको माइल्ड हुआ है, घर आइसोलेशन में वो ठीक हो रहे हैं। बिल्कुल ये दोनों वैक्सीन के साथ हुआ है। ये कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। जिनको कोवैक्सीन लगी उनको भी हुआ, जिनको कोविशील्ड लगी उनको भी हुआ। स्मॉल नंबर, 2-4-5% होंगे, पर उनकी रिकवरी जो है वो 100% है। ये बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर त्रेहन, अब क्योंकि डॉक्टर्स बहुत व्यस्त हैं, ऑनलाइन अगर वो किसी पेशेंट के साथ जुड़ते भी हैं तो वो कुछ टेस्ट लिख देते हैं। मैं ये चाहती हूँ बहुत लेमेंस लैंग्वेज में, एक CRP, एक IL-6, एक फर्टाइन, एक D-DIMER, ये टेस्ट ज़्यादातर कोविड के पेशेंट्स को लिखे जा रहे हैं। डॉक्टर के पास टाइम नहीं है एक्सप्लेन करने का कि भाई ये क्यों हम टेस्ट करा रहे हैं, लेकिन पेशेंट के मन में ये सवाल है कि ये टेस्ट क्यों लिखे जा रहे हैं, इनकी रेंज कितनी होनी चाहिए, अगर ये ज़्यादा बढ़े हुए हैं तो क्या खतरा है? क्या आप आसान शब्दों में बता सकते हैं? CRP, IL-6, फर्टीन और D-DIMER। ये इसका मकसद ये है कि हम, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि पहले 5 से 7 दिन तो वायरस रेप्लिकेट करता है, फिर इन्फ्लेमेशन आती है। ये जो आपने 4 टेस्ट बताए हुए, ये हमारा प्रयास है कि हर एक की बॉडी में ये पता लग जाए कि कितना इन्फ्लेमेशन है। अब आप 3 सिनारियो ले लो। एक लोग हैं जिनको कोई 1-2 दिन फीवर हुआ और कोई तकलीफ नहीं हुई, खांसी नहीं है, और उनके लिए उनको फीवर वापस नहीं आया, हेल्थी है, फिर उनका ऑक्सीडेशन ठीक है, हार्ट रेट ठीक है, उनके लिए तो कोई टेस्ट करवाने की जरूरत भी नहीं है, डिपेंडिंग ऑन कि उनकी एज क्या है और कोमॉर्बिडिटीज क्या है। ठीक है, क्योंकि उनको कहते हैं कि माइल्ड से माइल्ड केस हुआ है। अब वो जो लोग हैं जिनको खांसी, फीवर 4-5 दिन चल रहा है, उनके लिए हमें बहुत एसेंशियल है कि हम देखें कि उनके इन्फ्लेमेशन कितनी है। वो इन्फ्लेमेशन चेक करने के लिए 2 चीजें करते हैं। एक तो ब्लड टेस्ट कराते हैं, जो 4 पैरामीटर्स आपने बताए, उससे ये पता लग जाता है कि बॉडी में कितनी इन्फ्लेमेशन है और कौन सी दवाई यूज करी जाए। ठीक है। तो पहले 7 दिनों में तो हम एंटीवायरल यूज करते हैं, जैसे फेविफ्लू है या रेमडेसिविर, सिलेक्टेड केसेस में जिनमें लगता है कि वायरल लोड हाई है और उनका फायदा हो सकता है। तो हर एक को रेमडेसिविर की जरूरत नहीं है,
हर एक को फेविप्रो की जरूरत नहीं है, ये डॉक्टर डिसाइड करेगा किसको जरूरत है और कब लगना चाहिए। उसके बाद जो फेज आया इन्फ्लेमेशन का, अगर जो इन्फ्लेमेशन मिलता है तो सबसे इफेक्टिव जो चीज है वो कॉर्टिसोन, स्टेरॉइड्स जो माना जाता है कि स्टेरॉइड्स शुरू करते हैं बॉडी को शांत करने के लिए, कि बॉडी का जो रिएक्शन हो रहा है जिसकी वजह से बॉडी में सीवियर इन्फ्लेमेशन हो रही है उसको शांत किया जाए। तो उससे 99% को फायदा हो जाएगा। अब 1-2% जो है वो और ट्रीटमेंट के बावजूद भी वो मतलब बढ़ती जाएगी उनकी प्रॉब्लम। तो वो लोग हैं जो जिनकी लाइफ डेंजर में है। ठीक है। तो आज के दिन काफी मोस्टली डॉक्टर्स को पता, ये एहसास हो गया कि प्रोटोकॉल क्या होनी चाहिए। ठीक है। पर एक बार ब्लड टेस्ट हो गया, जिसको फीवर वगैरह हो रहा है तो पता लग जाएगा। हाँ। अगर जो कुछ नहीं हुआ तो ब्लड टेस्ट कराने की या सीटी स्कैन कराने की जरूरत नहीं है। हाँ, पर जिनको इन्फ्लेमेशन है उनको सीटी स्कैन और ब्लड टेस्ट कराने चाहिए, क्योंकि सीटी स्कैन से पता लग जाएगा कि फेफड़ों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और अगर जो इफेक्ट पड़ रहा है तो उनको हम इंटेंसिव ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है। पर सबको नहीं, ये मैं स्ट्रेस करना चाहता हूँ, क्योंकि एक्सरे का भी जो सीटी स्कैन है उसका एक्सपोजर भी बॉडी को लगेगा, तो इसलिए अननेसेसरी हमें नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर त्रेहन। जब हाँ डॉक्टर त्रेहन, अभी कल ही बहुत दुखद एक हादसा हुआ और एक 20 वर्ष के बच्चे की मृत्यु हो गई, अचानक कार्डियक अरेस्ट हुआ और उसकी डेथ हो गई, और वो कोरोना पॉजिटिव था। उस बच्चे को 5 दिन तक कोई बुखार नहीं, कोई कॉफिंग नहीं, कोई खांसी नहीं, कुछ नहीं, लेकिन उसको जब टेस्ट कराया गया, क्योंकि उसके घर में हुआ था तो उसका भी टेस्ट हुआ, वो पॉजिटिव आया, आइसोलेशन में था। अचानक छठे दिन उसका हार्ट फेल हो जाता है। तो क्या अगर ये ब्लड टेस्ट शुरू में करा लिए गए होते तो क्या इस चीज को पकड़ा जा सकता था, या ये इतना सडन है कि इस तरीके की चीजों को अवॉइड नहीं किया जा सकता? मैं इस ब्लड टेस्ट की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं कि आपका जो 14 दिन का पीरियड है, अगर उसमें आप ये हर तीसरे दिन टेस्ट कराते हैं तो आपको आपका इंटरनल जो सिनेरियो है वो पता रहता है। तो मैंने ये बताया ना कि ये तो एक सही बात आपकी ये है जी कि ये वायरस जो नया दौर आया है इसके अंदर काफी अनप्रेडिक्टेबल बातें हैं। जैसे मैंने बोला, हमने देखा था कि पिछले दौर में कोई 5% लोगों को हार्ट के ऊपर कोई असर पड़ता था। हमने एक स्टडी करी, एको करते थे पोस्ट कोविड पीरियड में और देखते थे कि क्या असर पड़ा। तो हमने देखा टैकीकार्डिया, मतलब हाई हार्ट रेट बहुत लोगों में, उनके जो पंपिंग है हार्ट की, कुछ उस पर भी इफेक्ट पड़ा, और फाइबर्स में हमें स्वेलिंग लगी, कि इन्फ्लेमेशन हुआ था। हाँ। अब ये स्टडी इस बार भी चल रही है, तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि जिनको तकलीफ थी हार्ट की ऑलरेडी, उनका तो बिल्कुल ध्यान रखा जाए। ठीक है। और जिनको नहीं भी थी, अगर जो वो टैकीकार्डिया या परसिस्ट करता है या ईसीजी में ऐसा चेंज लगता है, तो उनको इमीडिएटली ट्रीटमेंट देनी चाहिए और एक्सपर्ट के पास आना चाहिए। ठीक है। तो वो सिर्फ कार्डियोलॉजिस्ट को करना। जैसे अब कार्डियोलॉजिस्ट, हमने पोस्ट कोविड सिंड्रोम के ऊपर एक पूरा डिपार्टमेंट खोला है। उसके अंदर कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट भी हैं, इंटरनल मेडिसिन वाले भी हैं, और रिहैब, फिजियोथेरेपी रिहैब वाले भी हैं। तो जिसको तकलीफ है और रिकवरी में उसको हेल्प करना है, तो ऐसे 4 लोगों की जरूरत होती है, जिससे आप एक पूरा पेशेंट को मैक्सिमम रिहैबिलिटेशन दे सकते हैं कि अपनी लाइफ को वो फंक्शनैलिटी उनकी अच्छी रहे। बहुत छोटा सा सवाल और बस लेना चाहूंगी चलते चलते, जैसे सीटी स्कैन कई पेशेंट्स करा रहे हैं, क्या ईसीजी भी करा लेना चाहिए अगर कोरोना है, ताकि अगर कोई दिक्कत है हार्ट में, ताकि इस हार्ट फेल से बचा जा सके? मैं खासतौर पे युवाओं की बात कर रही हूँ। छोटा सा जवाब। नहीं, ये तो मैंने जब बताया कि जिसको चेस्ट पेन हो रही है या उनका हार्ट रेट 110-120 तक जा रहा है, ये उनको जरूर करानी चाहिए। ठीक है। पर अगर जो आपकी कोई हिस्ट्री नहीं है तो हर एक को ईसीजी कराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर त्रेहन, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, इतनी अहम जानकारी साझा की। आज एबीपी न्यूज़ की यही कोशिश है कि तमाम बड़े डॉक्टर्स को हम ई कॉन्क्लेव के इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर त्रेहन। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू शोभना जी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।